नमस्कार मित्रों, मैं उदय सिंह शेखावत एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष हिंदी का तीसरा भाग लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखेंगे कि कुछ अन्य भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लिपि, देखिए लिपि किसे कहते हैं। लिपि का मतलब होता है ऐसे ध्वनि संकेत या ऐसे चिन्ह जिनमें हम किसी भाषा को लिपिबद्ध करते हैं, मतलब लिखते हैं। ऐसे ध्वनि संकेत या चिन्ह जिनकी सहायता से हम किसी भाषा को लिखित रूप देते हैं, ठीक है, उसे लिपि कहते हैं। ऐसे ध्वनि संकेत या चिन्ह जिनकी सहायता से किसी भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, उन्हें ही लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत में दो बहुत प्राचीन लिपियां थी। भारत में दो बहुत प्राचीन लिपियां वर्णित हैं। एक है ब्राह्मी और दूसरी है खरोष्ठी। एक है ब्राह्मी लिपि और दूसरी है खरोष्ठी। अब देखिए, ये सबसे प्राचीन लिपियां मानी जाती हैं। अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी, और अगर ऑप्शन में खरोष्ठी भी है तब भी आप बताएंगे ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी वैसे दोनों ही सबसे प्राचीन लिपियां हैं, लेकिन इन दोनों में भी सबसे प्राचीन है ब्राह्मी लिपि। और आप देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है, इसकी उत्तरी शाखा को नागरी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहते हैं और नागरी की पश्चिमी शाखा देवनागरी कहलाती है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता है और नागरी की पश्चिमी शाखा देवनागरी कहलाती है। ठीक है, वास्तव में हुआ क्या कि जब नागरी का प्रयोग देव भाषा संस्कृत के लिए होने लगा, देखिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। ठीक है, तो जब नागरी का प्रयोग देव भाषा संस्कृत के लिए होने लगा, तो क्योंकि ये देव भाषा थी, देवताओं की भाषा थी, तो इसे जब संस्कृत के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा नागरी लिपि को, तो इसे ही क्या कह दिया गया, देवनागरी। ठीक है, इसे ही देवनागरी कहा गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मत भी हैं, कुछ और मत भी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे गुजरात में रहने वाले नागर ब्राह्मणों की लिपि नागरी लिपि कहलाई, मतलब देवनागरी लिपि कहलाई। इसके अतिरिक्त ये राष्ट्रकूट नरेशों की लिपि थी, राष्ट्रकूट शासकों की लिपि थी। लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो यही है कि नागरी लिपि का प्रयोग जब देव भाषा संस्कृत के लिए, मतलब देवताओं की भाषा संस्कृत के लिए होने लगा, तब इसे देवनागरी कहा जाने लगा। और मित्रों, यही देवनागरी लिपि ही हिंदी की लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं।
मित्रों, देवनागरी लिपि का विकास 8वीं शताब्दी, देवनागरी लिपि का विकास देवनागरी लिपि का विकास 8वीं शती में हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस समय हुआ, किस शती में हुआ, तो आप कहेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास 8वीं शती में हुआ था। ठीक है, अब देखिए कि ये देवनागरी हिंदी भाषा की तो लिपि है ही, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं की भी लिपि है, जैसे कि देखिए मित्रों, हिंदी की लिपि होने के साथ साथ देवनागरी इन भाषाओं की भी लिपि है। संस्कृत, अपभ्रंश, मराठी और नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है मित्रों, आप हिंदी को भी इसी में ले लें, तो हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, मराठी और नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है मित्रों, आइए कुछ अन्य भाषाओं की भी लिपि हम देख लें इसी के साथ साथ, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मैथिली। देखिए मित्रों, अगर आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है ऐसा, तो पूछ देगा कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देखिए इन सभी की भी लिपि हम देख लेते हैं। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, मतलब अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है मित्रों। उर्दू, उर्दू की लिपि है फारसी। उर्दू की लिपि है फारसी, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और अब आती है मैथिली। मैथिली भाषा की दो लिपियां हैं मित्रों। हाँ, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथिली भाषा की दो लिपियां हैं। तो मित्रों, मैथिली भाषा की दो लिपियां हैं, तिरहुता और देवनागरी। प्रश्न पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि ऐसी कौन सी भाषा है जो दो लिपियां रखती है, अर्थात जिसकी दो लिपियां होती हैं, तो वो है मैथिली। इसकी दो लिपियां हैं, तिरहुता और देवनागरी। देखिए मित्रों, देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं। तो मित्रों, देवनागरी लिपि की विशेषताएं ये हैं कि पहली विशेषता अगर हम देखें तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जबकि यदि हम उर्दू की बात करें तो उर्दू दाईं तरफ से बाईं ओर की ओर लिखी जाएगी, लेकिन देवनागरी में जो हिंदी आप लिखते हैं, हिंदी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता है कि देवनागरी लिपि में जो भी भाषा हम लिखते हैं उसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरी विशेषता, देवनागरी लिपि ना तो पूरी तरह अक्षरात्मक है, ना ही पूरी तरह वर्णात्मक लिपि है।
इसे अर्ध अक्षरात्मक या ध्वन्यात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, इसे अर्ध अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, इसे अर्ध अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक लिपि कहते हैं। मतलब ये ना तो पूरी तरह अक्षरात्मक लिपि है और ना ही वर्णात्मक लिपि है, क्योंकि इस लिपि में एक छोटी से छोटी मात्रा और छोटे से छोटे वर्ण, चाहे वो आधा ही वर्ण क्यों ना हो, उसका स्पष्ट उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तीसरी विशेषता, देवनागरी लिपि में कोई भी मूक वर्ण नहीं होता। मतलब देवनागरी लिपि में कोई भी साइलेंट अल्फाबेट नहीं पाया जाता। जबकि इंग्लिश में क्या है, जबकि अंग्रेजी में हमें साइलेंट अल्फाबेट को साइलेंट करना पड़ता है, उसमें मूक वर्ण मिलते हैं, उसमें साइलेंट वर्ड्स मिलते हैं। जबकि देवनागरी में कोई भी मूक वर्ण, मूक मतलब साइलेंट, देवनागरी लिपि में कोई भी मूक वर्ण नहीं होता। कोई भी अल्फाबेट या वर्ड इसमें साइलेंट नहीं होता। हर एक एक मात्रा और एक एक अक्षर, चाहे वो आधा ही अक्षर क्यों ना हो, उसका स्पष्ट उच्चारण किया जाता है। जैसे देख लें, इंग्लिश में नाइफ लिखा है। नाइफ माने आप सभी जानते हैं चाकू होता है, लेकिन इसे कहा जाता है क्या? नाइफ। आप देख रहे हैं, अगर हम इस के को हटा दें, केवल NIFE का उच्चारण करें, तब भी तो ये नाइफ है। तो इस के की यहां क्या आवश्यकता है? के लिखा तो जा रहा है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, अर्थात के क्या हो गया? साइलेंट। के साइलेंट हो गया, के को हमने साइलेंट रखा है। तो जब के साइलेंट है तो इसे नाइफ पढ़ा जा रहा है। अगर हम इसे साइलेंट ना रखें, के को साइलेंट ना रखें, तो इसे पढ़ना चाहिए क्या? कनाइफ। कनाइफ पढ़ना चाहिए, जबकि पढ़ते हैं क्या? नाइफ। ऐसा हिंदी में नहीं होता, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि है मित्रों, पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। इसके अतिरिक्त आप कुछ अन्य शब्दावलियों को भी देख सकते हैं, जैसे नॉलेज। नॉलेज, तो नॉलेज में देखिए, अगर केवल NOLE और GE को ले लिया जाए, तब भी ये नॉलेज होता है। तब भी इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉलेज कह सकते हैं। तो इसमें K, W, D ये क्या कर रहे हैं? अगर हम K, W और D का भी उच्चारण करें तो ये क्या हो जाएगा? कनौ लदगे। ये कनौ लदगे हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसे पढ़ते क्या है? नॉलेज। तो यहां पर क्या है? K, W और D साइलेंट है। इंग्लिश में साइलेंट वर्ण पाए जाते हैं, मतलब साइलेंट अल्फाबेट्स पाए जाते हैं, जबकि हिंदी में कोई भी मूक वर्ण मतलब साइलेंट वर्ण नहीं होता। जबकि हिंदी में देख लें, हर एक एक आधा अक्षर और छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा तक का सटीक उच्चारण किया जाता है। जैसे आत्मसंरक्षण, आत्मसंरक्षण। देखिए मित्रों, यहां पे आधा ता का भी उच्चारण हो रहा है,
और ये छोटी से छोटी बिंदी तक साइलेंट नहीं है, इसका भी उच्चारण हो रहा है, आत्म संरक्षण। ठीक है, या फिर आप शब्द ले लें किंग कर्तव्य विमूढ़। तो देखिए एक एक अक्षर, एक एक मात्रा का शुद्ध उच्चारण होता है, इसीलिए देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है और इस पर आधारित होने के कारण हिंदी भाषा भी वैज्ञानिक भाषा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि कुछ शब्द संस्कृत और हिंदी से लिए गए हैं। इंग्लिश में कुछ शब्द संस्कृत और हिंदी से लिए गए हैं, जैसे कि अगर हम शब्द लें नाइट, ठीक है, नाइट, तो नाइट में एन आई और टी केवल ले लें तब भी ये नाइट हो जाता है। नाइट माने आप सभी जानते हैं कि रात्रि होता है। तो इसमें जी और एच क्या कर रहे हैं? जी और एच क्या कर रहे हैं? जी और एच साइलेंट है। अंग्रेजों की जीभ जिन शब्दों के लिए या जिन अक्षरों के लिए ठीक से पलट नहीं पाती, ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती, वो उसे क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। ठीक कि ये साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? जबकि होना चाहिए, लिखा है तो पढ़ो भी। जबकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये शब्द कहां से लिया गया है, अभी हम बताते हैं आपको। इसका उच्चारण एन आई, अगर एन आई का उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा नी। ठीक है, जी से गा बनता है, गा, और एच से हा होता है, तो जी एच को मिला दें तो घा बन जाता है, घा। और ये टी से क्या बनेगा? टा। तो देखिए इसका उच्चारण क्या हो गया? निघट। तो इसको पढ़ना चाहिए निघट, जबकि निघट ना पढ़ के पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि अंग्रेज निघट पढ़ ही नहीं पाते। तो निघट देखिए, आप अगर संस्कृत की डिक्शनरी में ढूंढेंगे, संस्कृत की डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको निघट शब्द मिलेगा, और निघट मतलब होता है क्या? रात्रि। निघट मतलब रात्रि होता है मित्रों। तो निघट मतलब हिंदी में रात्रि होता है, निघट संस्कृत भाषा का शब्द है। और देखिए यही शब्द उठा करके इंग्लिश में ले लिया गया है नाइट। ठीक है, जबकि इसकी जो स्पेलिंग लिखी जाती है उसके अनुसार इसका उच्चारण निघट ही है। ठीक है, तो ये तो एक बानगी मात्र है। इसके अलावा बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दावली से उठाकर इंग्लिश में लिए गए हैं। एक चीज और देख लें, हिंदी में हर एक मात्रा का सही, समुचित और सटीक उच्चारण होता है। हर एक मात्रा किसी भी शब्द में आएगी, उस मात्रा का उच्चारण वही होता है जो हमेशा से होता रहा है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जैसे देखें, इंग्लिश में लिखा जाता है BUT बट और PUT पुट। तो यहां पर देखें, यू का उच्चारण बट में आ के रूप में हो रहा है, और यहां पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है ना? यहां पर यू आ मात्रा का कार्य कर रहा है और यहां पर यू ऊ मात्रा का कार्य कर रहा है। मतलब मात्रा शब्दों के साथ बदलती रहती है, इसका उच्चारण बदलता रहता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता। अगर छोटी ई है तो उसे छोटी ई के रूप में ही पढ़ा जाएगा, बड़ी ई है तो बड़ी ई के रूप में ही पढ़ा जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो उसे उसी रूप में पढ़ा जाएगा। आगे देखें, ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे GO गो, NO नो, लेकिन DO डो नहीं होता, डू होता है।
ये देखिए, ये डू है, ये नो है और ये गो है। तो यहां पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, लेकिन यहां पर भी ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, लेकिन यहां पर ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। देख रहे हैं, बड़े ऊ के रूप में हो रहा है। कितना मात्रात्मक भेद है। कहीं पर ओ मात्रा का सूचक है और कहीं पर ओ बड़े ऊ की मात्रा का सूचक है। कितना कंफ्यूजन है इंग्लिश में। ठीक है, अगर यहां पर डी ओ डू है तो इसे भी एन ओ नू होना चाहिए और इसे जी ओ गू होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन है इंग्लिश में, जबकि हिंदी की एक एक मात्रा स्पष्ट होती है और हर एक शब्द के साथ उस मात्रा का उसी रूप में उच्चारण किया जाता है। आप किसी इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार से पूछ दीजिए कि जरा हमको वाटर का पर्यायवाची बताइए। इंग्लिश में पर्यायवाची को सिनोनिम कहते हैं। तो जरा हमको वाटर का, वाटर मतलब सभी जानते हैं पानी होता है, तो जरा हमको वाटर का पर्यायवाची बताइए, इसके सिनोनिम्स बताइए, पर्यायवाची बताइए। तो वो कहेगा वाटर का पर्यायवाची होता है, अच्छा H2O। तो H2O तो इसका पर्यायवाची नहीं हुआ, ये तो केमिस्ट्री का सूत्र है ना। तो अंग्रेजी इतनी गरीब भाषा है कि उसके पास एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कुछ शब्दों के हैं, लेकिन हिंदी जितनी समृद्ध नहीं है, क्योंकि हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने में अपनाने का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। जबकि अपने यहां जल का पर्यायवाची पानी, नीर, वारी, तोय, पय। देख रहे हैं कितना सारा है। सलिल। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची पानी, नीर, वारी, तोय, पय, सलिल, रस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पानी के पर्यायवाची। इतने सारे पर्यायवाची हिंदी में उपलब्ध हैं, जबकि इंग्लिश में वाटर के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हिंदी कितनी वैज्ञानिक भाषा है और कितनी समृद्ध भाषा है। और हम हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी की ओर भागते रहते हैं। हाँ, अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, अच्छी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अंग्रेजी के सामने हिंदी को बौना साबित कर दे। ये मानते हैं कि अंग्रेजी उन लोगों की भाषा है जिन पर चतुराई से हम पर शासन किया। अंग्रेजी ये मानते हैं कि अंग्रेजी उन शासकों की भाषा है जिन्होंने चतुराई से हम लोगों पर शासन किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शासन करने वालों की भाषा को हम बहुत अधिक तवज्जो दे दें और जो अंग्रेजी में व्यवहार करते हैं उनका स्टेटस बहुत ऊंचा माने। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हिंदी उससे कई मायने में ज्यादा वैज्ञानिक और कई मायने में ज्यादा समृद्ध है। महत्वपूर्ण बात और बता दें कि कई बार प्रश्नों में ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में देवनागरी का अन्य नाम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए देवनागरी का अन्य नाम, देवनागरी लिपि के अन्य नाम तो इसके अन्य नाम हैं लोकनागरी, और दूसरा हिंदी लिपि, दूसरा हिंदी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी के दो अन्य नाम हैं लोकनागरी और हिंदी लिपि। अगर प्रश्न पूछ देता है तो आपके लिए उत्तर सामने है। इसके अतिरिक्त
हम चर्चा करेंगे कि देवनागरी में कुल वर्ण कितने हैं। देवनागरी लिपि में मतलब हिंदी लिपि में आप कह सकते हैं, देवनागरी या हिंदी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसके अंतर्गत 52 वर्ण आते हैं। ठीक है मित्रों, इसके अंतर्गत 52 वर्ण आते हैं जो कि वर्णमाला सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी देवनागरी लिपि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। इसके साथ ही अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे 52 वर्ण मतलब देवनागरी के 52 वर्ण या वर्णमाला सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को कुछ विशेष होता है। क्या होता है? जी हाँ, आज हिंदी दिवस है मित्रों। तो आप सभी को उदय सिंह शेखावत की तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें हिंदी भाषी होने पर गर्व है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदी को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।